1959 के अगस्त की एक सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में खाने की मेज पर प्रधानमंत्री नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पर छिड़ी और इस बार बात बहस में बदल गई। मुद्दा था केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उनके दबाव में ही केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। डाइनिंग टेबल की उस बहस के दौरान फिरोज गांधी ने इंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो फांसीवाद है। इस किस्से का जिक्र करते हुए स्वीडिश पत्रकार और लेखक बर्टिल फाल्क अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान लिया था। इस घटना के 7 साल बाद 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो उसके बाद नया प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई, तो कांग्रेस सिंडिकेट भी इंदिरा के इस प्रवृत्ति को भाप नहीं पाया। सिंडिकेट यानी वो पुराने कांग्रेसी जो संगठन और सरकार पर हावी रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 11 जनवरी 1966 की देर रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया। अगर अभी तक आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल से वो एपिसोड देख सकते हैं। उस एपिसोड में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, शास्त्री जी के निधन के बाद एक तरफ उनका शव भारत लाने की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। मोरारजी देसाई एक बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी देसाई के रास्ते में कांग्रेस सिंडिकेट खड़ा था। इसमें के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, हितेंद्र के देसाई, वीरेंद्र पाटिल, सीएम पुनाचा, अतुल्य घोष, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रभानु गुप्ता, पीएम नाथगौड़ा, अशोक मेहता, त्रिभुवन नारायण सिंह, राम सुभग सिंह और बीडी शर्मा जैसे नेता शामिल थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया था। सिंडिकेट कांग्रेस अध्यक्ष कामराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मनाने में जुट गया। कामराज ये बात जानते थे कि उस समय देश एक गैर हिंदी भाषी साउथ इंडियन को पीएम स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण उन्होंने सिंडिकेट से कहा कि मुझे रहने ही दो, न ठीक से हिंदी जानता हूं न अंग्रेजी, फिर कैसे पीएम बन सकता हूं। सिंडिकेट कामराज की बात से सहमत हो गया, लेकिन वो मोरारजी देसाई को पीएम की कुर्सी से दूर रखना चाहता था। उनका मानना था कि मोरारजी अगर पीएम बन गए तो किसी की नहीं सुनेंगे। यह वो समय था जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। संसद में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उनके हाथ पैर कांपते थे। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे थे। ये गूंगी गुड़िया सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस थी। नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता था। सिंडिकेट उनके मार्फत सरकार में मनमानी कर सकता था। 1967 के आम चुनाव में 13 महीने बाकी थे। इंदिरा राष्ट्रीय चेहरा थी, उनके चेहरे पर आसानी से वोट भी मांगे जा सकते थे। सागरिका लिखती है कि एक बार मोरारजी देसाई सार्वजनिक तौर पर बोल चुके थे कि वे ही पीएम होंगे, लेकिन इंदिरा ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। इंदिरा ने सही समय का इंतजार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि वो वही करेंगी जो कामराज चाहते हैं। जब मोरारजी देसाई को लगा कि दूसरी बार भी पीएम पद उनके हाथ से चला जाएगा तो उन्होंने कामराज से कहा कि पीएम कौन होगा इसका फैसला चुनाव से होना चाहिए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी देसाई के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले। इस तरह से वो पीएम चुनी गई।
24 जनवरी 1966 को शपथ ग्रहण के साथ वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1967, 71 और 80 के चुनावों में जीतकर फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। 1965 के बाद 1966 में भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से सूखा पड़ा था। 1965 की जंग के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मदद देना बंद कर दिया था। देश को मदद की जरूरत थी, इस कारण इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश दौरे पर अमेरिका गई थी। तब अमेरिकन अखबारों ने लिखा कि न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग, मतलब भारत की नई नेता भीख मांगने चली आई है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी बायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि मिसेस गांधी अपने पहले विदेशी दौरे पर अमेरिका गई। मैं उस समय न्यूयॉर्क में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर था। अचानक मेरा तबादला दिल्ली में पीएम सेक्रेटरिएट में कर दिया गया। इसे आज का पीएमओ कह सकते हैं। सब मेरे तबादले से चौंके हुए थे। वो बताते हैं कि इंदिरा पश्चिम में बड़ी हुई थी, उन्हें कपड़े सलीके से पहनने आता था। अमेरिका दौरे में वे साड़ी के साथ हिल्स पहनती थी। उन्होंने अपने आप को बेहद फैशनेबल पेश किया था ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेंस जॉनसन को ये न लगे कि किसी कमतर महिला से रूबरू हो रहे हैं। जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति जॉनसन भारत की युवा पीएम से प्रभावित हुए। तब के अखबारों ने लिखा था कि आज तक राष्ट्रपति ने किसी मेहमान की इतनी आवभगत नहीं की है जितनी भारतीय पीएम की हुई है। 1967 के लोकसभा चुनाव 15 से 21 फरवरी को होने थे। इंदिरा गांधी जोरदार चुनाव प्रचार कर रही थी। 8 फरवरी को इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हठी सिंह अपनी किताब इंदु से प्रधानमंत्री में लिखती हैं कि ओडिशा में स्वतंत्र दल वालों का दखल ज्यादा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बहुमत से जीतेंगे। इंदिरा के भाषण से वे नाराज थे। कुछ लोगों ने सभा में हंगामा शुरू कर दिया। इंदिरा को बोलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि भीड़ से पत्थरों की बरसात होने लगी। एक पत्थर इंदिरा की नाक पर लगा और खून बहने लगा। कृष्णा लिखती है कि वहां मौजूद सुरक्षा ऑफिसर और स्थानीय कांग्रेस के नेता इंदिरा को मंच के पीछे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे। इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी। वह मंच पर डटी रही। उनकी नाक से खून बह रहा था। नाक पर रुमाल लगाकर उपद्रवियों को लगभग ललकारते हुए इंदिरा ने कहा, यह मेरा नहीं देश का अपमान है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते देश का प्रतिनिधित्व करती हूं। नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि इंदिरा जी की नाक से लगातार खून बह रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को भी उनका ब्लड ग्रुप तक नहीं पता था। कृष्णा हठी सिंह लिखती है कि इसके बाद इंदिरा कलकत्ता में भी टूटी नाक लेकर ही एक सभा को संबोधित करने गई थी। दिल्ली जाकर उसने जांच कराई तो पता चला कि उनकी नाक टूट चुकी है। जब वह ऑपरेशन के बाद घर लौट आई तो मैंने बंबई से फोन करके हालचाल पूछा। इंदिरा ने मजाकिया अंदाज में बताया कि बुआ, मैंने होश आते ही डॉक्टर से पूछा कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी नाक को सुंदर तो बना दिया ना? आपको तो पता है ना कि मेरी नाक कितनी लंबी है। बुआ, मेरी नाक को खूबसूरत बनाने का एक मौका हाथ लगा था, लेकिन कमबख्त डॉक्टरों ने कुछ न किया और मैं वैसी ही रह गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खां के तहत कश्मीर पर हमला कर दिया था। पश्चिमी हिस्से से पाक वायुसेना ने बम गिराने शुरू कर दिए थे। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पाक सेना के अत्याचारों के चलते रोज 1 लाख शरणार्थी भारत आ रहे थे। अमेरिका ने भी इस कदर दखल देने से मना कर दिया था। जब पाक ने हमला किया, इंदिरा कलकत्ता में एक सभा में भाषण दे रही थी। सागरिका घोष अपनी किताब में लिखती है कि इंदिरा ने हमले की खबर सुनकर कहा कि थैंक गॉड उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे पास अब युद्ध करने का सही कारण है। इंदिरा ने सेना को आदेश दिया और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 12 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा रवाना किया। इसमें 70 जहाज और पनडुब्बियां, 150 हवाई जहाज और 20,000 नौसैनिक थे। यह अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा था।
इस दिन इंदिरा गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम किसी से डरेंगे नहीं और किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन का मुकाबला मुक्कों से भी करेंगे। हालांकि टकराव की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि 14 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई। जब 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, उससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया में पहली बार 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उनके निजी सचिव यशपाल कपूर ने चुनाव के दौरान उनके एजेंट के रूप में काम किया, जबकि वे सरकारी नौकर थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि 1971 की चुनावी सभा के दौरान लाउड स्पीकर के लिए सरकारी बिजली उपयोग की गई थी। इस फैसले के बाद उन्हें पद से हटाना था। इंदिरा गांधी की अच्छी दोस्त रही पुतल जयकर अपनी किताब इंदिरा बायोग्राफी में लिखती हैं कि इंदिरा तो पद से हटने का मन बना चुकी थी। उनका छोटा बेटा संजय जब अपनी मारुति कार से कारखाने से शाम को लौटा तो उन्होंने चीखते हुए कहा कि मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जो वफादारी की कसम खा रहे हैं, सत्ता हाथ आते ही पीठ में छुरा भोंक देंगे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा टाइप करवा चुकी थी, लेकिन उस पर उन्होंने कभी दस्तखत नहीं किए। इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी पद से हटने का मन बना चुकी थी। इस दौरान बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि मैडम, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यदि आप पद छोड़ भी रही हैं तो आपके उत्तराधिकारी का चुनाव हम पर छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने अपना इरादा बदल दिया और उन्हें संजय गांधी की बात पर भरोसा हो गया था। इस घटना का जिक्र सागरिका घोष ने अपनी किताब इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में भी किया है। इंदिरा गांधी ने 25 जून को देश में आपातकाल घोषित कर दिया। इसके बाद विपक्ष के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लग चुकी थी। नसबंदी और कई कार्यक्रमों ने जनता को नाराज कर दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस की हार हुई। वो सिर्फ 153 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की हार के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। जनता सरकार में मंत्रालयों को लेकर आपसी झगड़े शुरू हो चुके थे। इंदिरा गांधी कुछ महीने चुप रहीं। इस दौरान बिहार के बेलछी में दबंगों ने दलितों पर गोली चला दी और 11 को जलाकर मार डाला। 4 महीने पहले ही कांग्रेस का सुफरा साफ हुआ था और इंदिरा बुरी तरह चुनाव हारी थी। इंदिरा बेलछी के लिए रवाना हुई। वे पटना तक ट्रेन से पहुंची, उसके बाद जीप से पहुंची और जब जीप फंस गई तो ट्रैक्टर में बैठी, लेकिन वो भी फंस गया। फिर इंदिरा गांधी ने साड़ी टखनों तक ऊपर की और कीचड़ में चलने लगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय जनार्दन ठाकुर अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड हर पावर गेम में लिखते हैं कि इंदिरा ने कीचड़ में कदम बढ़ाए। इस दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हाथी से भी जाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने कहा कि हाथी का इंतजाम कीजिए। इसके बाद इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची। लंदन के गार्जियन ने लिखा कि इंदिरा के वोटरों ने उन्हें 10 मिनट में माफ कर दिया। लौटते वक्त इंदिरा गांधी ने अपने दूर विरोधी रहे जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेपी जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी इंदिरा के खिलाफ बयान नहीं दिया। 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और एक बार फिर इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने वापसी की। कांग्रेस को 353 सीटें मिली। 1980 के दशक के शुरुआत से ही पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। यह आंदोलन जनरल सिंह भिंडरावाले की लीडरशिप में चल रहा था। भिंडरावाले ने अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को अपना मुख्यालय बना रखा था। उसको पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने हरि मंदिर साहिब में प्रवेश किया था। खून खराबा हुआ था। सिख इससे काफी नाराज थे।
30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले से तय स्पीच से इतर कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे चिंता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा गांधी के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो चुका था और इस तरह भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में भारत के चौथे प्रधानमंत्री के कुछ अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।